हमारा आज का एडिटोरियल है भारत चीन कशीदगी। पाक भारत कशीदगी के बाद अब भारत चीन कशीदगी शुरू हो गई है। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर और पाकिस्तान के बाद चीन ने भी इंडिया पर दबाव बढ़ा दिया है। चीन का इंडिया की रियासत अरुणाचल प्रदेश में 27 मुकामात का नाम बदलकर चीनी नाम देने का ऐलान किया है। 15 पहाड़ों, 5 रहायशी इलाकों, 5 पहाड़ी दर्रों, 2 दरियाओं और 1 तहसील के नाम भी तब्दील। और चीनी वजारत खारजा के मुताबिक ज़ंगान जो इस रीजन का नाम है उसकी अपनी तारीख, जोग्राफी और इंतज़ामी इख्तियारात की बदौलत यह चीन का हिस्सा है। और ये वही जगह है जहाँ पे आज से 3 साल पहले चीन और भारत की जंग हो चुकी है। और 1962 में भी यहाँ पे चीन और भारत की जंग हुई थी जिसमें चीन ने भारत को शिकस्त दी थी। और चीन की जानिब से ये फैसला जो अभी रिसेंटली हुआ है, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 रोज़ा झड़पों के बाद सीज़ फायर का ऐलान होने के चंद रोज़ बाद ही किया गया है। और इसकी एक ख़ास वजह यह है कि चीन का जो असला पाकिस्तान की इस जंग में इस्तेमाल हुआ है, जिसमें J-10C और JF-17 थंडर और PLE-15 मिसाइल्स हैं, वो जो चीन के हथियार पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इस्तेमाल किए हैं और इंडिया का सख्त नुकसान किया है, जिसमें खुलकर ये बात की गई है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और इसी वक्त फौरी तौर पे चीन ने जब अरुणाचल प्रदेश में इन 27 जगहों हैं, इंटरनेशनल तजिया निगार कह रहे हैं कि ये चीन की तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि हाँ, हमने पाकिस्तान की मदद की है और अब मज़ीद मदद भी करेंगे। और अगर इंडिया अपने इन मामला से वापस बाज ना आया तो फिर कशीदगी जो है वो जारी रहेगी इंडिया के दोनों अतराफ। और इसके बाद इंडियन वजारत ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद किया है, लेकिन ये मुस्तरद करने से बात ख़त्म नहीं होगी। और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि चीन ने इस वक्त को चुना है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि चीन की जो टेक्नोलॉजी ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे मिलिट्री इक्विपमेंट में बढ़तरी हासिल की है, इसको चीन का डीप सीक मोमेंट 2 कहा जा रहा है। और डीप सीक मोमेंट 1 चीन का वो था जब चीन ने एक रिसर्च ऐप लॉन्च की थी जिसने अमेरिका की मार्केट को सख्त धचका लगाया। और टेक्नोलॉजिकली AI में चीन सबसे आगे निकल गया। अब मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी चीन ने साबित कर दिया है कि उसकी टेक्नोलॉजी वेस्ट से बरतर है। और इसीलिए चीन ने अपना हक इंडिया से वापस लेने के लिए वहाँ पे इन जगहों के नाम तब्दील किए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में यहाँ पे कशीदगी बढ़ती है या कम होती है। जनूबी एशिया में नया पावर बैलेंस क्या होगा? हमें ज्वाइन किया है राजा कैसर अहमद, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के प्रोफेसर। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा देखिए, मैं आपने सिचुएशन देखी है इसलिए मैं उसको बयान करूंगा, टाइम अपना भी ज़ाया करूंगा, आपका भी। आपके सामने सारे हालात हैं। मैं डायरेक्ट सवालात पे आना चाहता हूं और 2-3 चीज़ें उसमें। एक तो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। दूसरा, जो हमारे यहाँ ये बात एक हो रही है कि एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पाकिस्तान ने महसूस की पिछले कुछ दिनों में। 22 अप्रैल को जो पहलगाम का वाक़या हुआ, उसके बाद इंडियन मीडिया ने जिस तरह नफ़रत भरी अवाम में, लगता था कि वो चाहते हैं पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। उस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में से पाकिस्तान निकला, उसको फाइट बैक किया। और अब लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रीबर्थ हुई है। और बाज़ लोगों के नज़दीक ये रीबर्थ नहीं होनी चाहिए, ये स्ट्रेटजिक रीबर्थ होनी चाहिए। क्या मतलब है इन सब बातों का? आप हमारे नाजरीन को ज़रा आसान अल्फाज में समझाएंगे कि पाकिस्तान को अल्लाह ने जो मौका दिया है, हमने खुद नहीं लिया, अल्लाह ने हमारी शायद सुन ली है और ये मौका हमारे दरमियान में फेंक दिया है, तो क्या हम इस काबिल हैं, ज़र्फ़ है हमें इतना कि हम इस मौके को उठाएं, इससे फ़ायदा उठाएं और अपने मुल्क को एक मजबूत मुआशी तौर पर और इंतज़ामी तौर पर, ख़ास तौर पर सिविलियन जो इदारे हैं उनको बिल्ड कर सकें? बहुत शुक्रिया अफसार साहब, आपने बरादरी में हमारी इज्जत बढ़ी हो। जी अफसार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त तमीद बांधी है। यकीनन ये अल्लाह पाक की तरफ से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मौका जो नसीब हुआ। और ये वो मौका है कि जिसने पाकिस्तान के जो जितनी वो सारी जो चीज़ें जिनको हम कभी पाकिस्तान की वीकनेसेस के तौर पे देखा करते थे, वो सारे दाग एक साथ धो दिए गए। और हमारी जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और जो हमारी टेक्टिकल ब्रिलियंस और जो हमारी एक डिसाइसिव विक्ट्री जो हमने इंडिया के ऊपर इस्टेब्लिश की, उसने पाकिस्तान को एक दफ़ा कन्वेंशनल वॉरफेयर में और फिर एरियल वॉरफेयर में, कॉम्बैट वॉरफेयर में, हमने टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में इंडिया को चारों शाने चित किया है। और ये पूरी दुनिया के लिए, मतलब मेरा मतलब है न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की ना धमकी आई ना मौका आया, मेरा ये मतलब था।
बिल्कुल ऐसे ही है सर। और हमने कोई इररिस्पॉन्सिबल कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई रेटरिक नहीं आया। हमने जस्ट जो है ना जी प्रूव किया जी। कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है उसको हमने मैनिफेस्ट किया, और पूरी दुनिया इस पे हैरान है। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए कि ये जो एरियल वॉरफेयर है इसके ऊपर ना सिर्फ डिस्कशन हो रही है, बल्कि दुनिया इसको अपने निसाब में इंक्लूड कर रही है कि ये इसको देखें तो सही कि पाकिस्तान ने आखिर ऐसे ये इतने बड़े एक और बिलिजरेंट नेबर के ऊपर इतनी डिसाइसिव विक्ट्री। ये यकीनन अल्लाह का करम भी है, और हमारी जो जो डिसीजन मेकर्स हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं, ये उनकी मेहनत का नतीजा भी है। तो ये यकीनन ठीक। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि हम इसको पाकिस्तान के पास एक बड़ा अपर हैंड आया है, एक ऑपरेशनल अपर हैंड आया है। हमें हमारे अपने जो इमीडिएट नेबर जो हमेशा आगे से आगे क्या करें? पाकिस्तान, सर इसके इसके ऊपर कैपिटलाइज करें। अभी इंडिया के साथ हमारी जो चीजें रिज्यूम होंगी, इंडस कैसे? वाटर ट्रीटी की रिजम्पशन की तरफ जाएं, हम कश्मीर इशू को अपने डिस्कशन में प्रायोरिटाइज करें। और मैं देख रहा था जो अभी फॉरेन ऑफिस का जो रिजॉल्व है वो बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर वुड बी आवर फर्स्ट जो पॉइंट जिसके ऊपर हम इंडिया से बात करेंगे। तो ये यकीनन हमारे पास एक बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है हमारी हिस्ट्री में। और आई एम अच्छा, वेरी मैं होपफुल सॉरी के इंटरप्ट कर रहा हूँ जी आपको। सर। कश्मीर की आपने बात की है और कश्मीर पे जाहिर है, हाँ, 78 साल से हमारा मौक़िफ़ यही रहा है, लेकिन इस दफ़ा आपको ऐसी जी क्या सर। मुख्तलिफ चीज़ लग रही है या होनी चाहिए जिससे कश्मीर जो है वो सेंट्रल स्टेज पे आ जाए और पूरी दुनिया को एहसास हो कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का मसला सबसे पहले हल करवाया जाए? ये कैसे हो सकता है या नहीं, और ये कैसे हो सकता है अगर हो सकता है तो? सर साहब ये हो नहीं सकता, ये हो गया है। अगर आप देखिए कि जो है ना ट्रंप ने जिस तरह से जो एक मीडिएशन की इंडिया और पाकिस्तान को ऑफर की, उसने कश्मीर इशू को ऑल टुगेदर इंटरनेशनलाइज कर दिया। और जो पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड था, वो जो हमने लेकिन कहा ट्रंप कि को हम गालियां भी तो पड़ रही हैं ना साथ हम साथ, क्या पता वो वो तो मुकर इंडिया जाए। में पढ़ रही ट्रंप हैं। को वो तो मुसलसल इंडिया में एंगेज पढ़ कैसे रही हैं। रखा और जाए? दूसरा दूसरा सर बड़ा सार बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड मैं समझता हूँ, वो जो पाकिस्तान ने शिमला ट्रीटी को रिवोक करने का जो कहा कि हम इसको रिवोक कर सकते हैं, तो उसने इन दोनों चीजों ने कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया है। अब जो बायलैटरलिज्म का जो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर था कि इंडिया और पाकिस्तान बगैर किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन डॉक्टर के साहब इसको रिजॉल्व करेंगे। डॉक्टर साहब मैं सॉरी, आप अपना सवाल शायद क्लियर नहीं कर सका। इंटरनेशनलाइज हो गया, मान लिया मैंने। मैं कह रहा हूँ आगे कैसे बढ़ना है, इसको इंटरनेशनलाइज रखना कैसे है, इसका रिजल्ट कैसे निकालना है, या खाली ये फिर लटकता रहेगा कि जी इंटरनेशनलाइज हुआ हुआ है? मैं कह रहा हूँ अगला जी स्टेप क्या जी जी हो जी जी और मैं आपका कैसे सवाल हो? समझ गया हूँ। अब सर साहब देखिए, ये अब पाकिस्तान को चाहिए कि हम अपर, चूंकि हमारे पास एक अपर हैंड है, और अब इस अपर हैंड को हमने कंसोलिडेट करना है। और वो कंसोलिडेट करना है हमने लॉ फेयर से, उसको हमने कंसोलिडेट करना है अपने जो जी। डिप्लोमेटिक जो एक अच्छा। प्रोएक्टिव अप्रोच है उसके साथ। हमें अपनी ठीक। जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, जिस तरह हमने दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट किया है, अब ये डिप्लोमेटिक ब्रिलियंस का टाइम है। और आई एम वेरी श्योर कि इसहाक डार साहब की जो क्यादत में जो टीम इस टाइम पे उन्होंने जितना फिनोमिनली डिप्लोमेटिकली प्ले किया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, तो आई एम वेरी होपफुल के थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान इन द ऑफिंग। और अच्छा। हम ठीक। इंडिया को ठीक। तो जी आपने दो चीज़ें, आपने आपने इसहाक डार साहब की डिप्लोमेटिक ब्रिलियंस का जिक्र किया, ठीक है, मान गए। लॉ फेयर की आपने बात की, लॉ फेयर में क्या करना चाहिए, और जो इसहाक डार साहब ने डिप्लोमेटिक ब्रिलियंस दिखा दी है, इसको कंटिन्यू कैसे किया जाए? जी। अब सर साहब मुझे याद है हमने जो लास्ट टाइम आपके ही प्रोग्राम में हमने कहा कि इंडिया के साथ हमारे जितने भी मसाइल हैं उनकी नोयत जो है वो कानूनी है। और अनफॉर्चुनेटली हमने आज तक पिछले 78 सालों में उनको ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू कंटेस्ट करने की कोशिश की है। आई थिंक दिस इज द वेरी हाई टाइम जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक सेंटर फॉर लॉ फेयर स्टडीज बनाने की जरूरत है, जिसके अंदर इंटरनेशनल लॉ के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक्सपर्ट्स को और उनकी एक्सपर्टीज को कन्वर्ज करें, और हम इंडिया को लीगल फ्रंट के ऊपर, और जो ये सारी की सारी जो हमारी डिप्लोमेटिक ब्लिट्स क्रीग हो इंडिया के अगेंस्ट, उसको हम उसमें भी अपनी जो माइलेज है वो सिक्योर करें। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही इफेक्टिव और एक बहुत ही कोहेरेंट टीम वर्क की जरूरत होगी। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या मशवरा देंगे? एक तो आपने बता दिया कि सेंटर फॉर लॉ फेयर स्टडीज़ होना चाहिए, और कितना जल्दी होना चाहिए, और जब तक ये नहीं बनता, जब तक वो बहुत सारे लॉयर्स हायर करके ट्रेन नहीं किए जाते, उस दौरान पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि ट्रंप का इंटरेस्ट भी रहे, अमेरिका का इंटरेस्ट भी रहे,
और दुनिया का इंटरेस्ट भी रहे कश्मीर के मसले पे। डेफिनेटली उसके लिए अबसार साहब हमें एक प्रोट्रैक्टेड जो डिप्लोमेटिक जो सिनर्जेस्टिक एफर्ट होंगी वो हमें करनी होंगी। हमें दुनिया के जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको इंगेज करने की ज़रूरत है। देखिए कश्मीर का इशू उसकी जस्ट एक टेरिटोरियल डायमेंशन नहीं है, उसकी ह्यूमन राइट्स की डायमेंशंस भी हैं, उसके अंदर जेंडर डायमेंशंस भी हैं, और दुनिया ठीक के अंदर ठीक। जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनको हमें इमीडिएटली इंगेज करने की ज़रूरत है। और हमें जो अपनी जो प्रेपरेशंस हैं उनको बहुत ही स्पॉट ऑन करने की ज़रूरत है, ताकि हम इंडिया के अगेंस्ट जो एक स्ट्रेटेजिक माइलेज हमने ले लिया है इसको हम डिप्लोमेटिक माइलेज में कन्वर्ट करें, और हम अपने जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं उनकी ठीक है। रेजोल्यूशन की तरफ जा सकें। बहुत शुक्रिया राजा कैसर साहब हमसे बात करने का, और आपकी बात से नतीजा अखज़ किया वो ये है कि हम पिछले कुछ हफ्ते से इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में रहे, एयर वॉरफेयर में रहे, ग्राउंड वॉरफेयर में रहे, सी वॉरफेयर में रहे, हम उसके साथ साइबर वॉरफेयर में रहे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में रहे, स्पेस वॉरफेयर में रहे, और अब वक्त है कि हम उनके साथ लॉ वॉरफेयर भी करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस मसले को, कश्मीर को ज़िंदा रखना और एक अल्टीमेट कंक्लूजन की तरफ लेके जाना, तभी सब कॉन्टिनेंट में अमन आ सकेगा।